गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कल बंगाल में होंगे। वैसे तो बीजेपी की रथ यात्रा के 2 और रथों को रवाना किया जाएगा, लेकिन अमित शाह ने इस दौरे में जो जगह रैली करने के लिए चुनी है वो बंगाल में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे पर सुपर एक्सक्लूसिव एंगल के साथ आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुरू किया बीजेपी का विजय रथ। और अब राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह बनाएंगे जीत का पथ। क्या बंगाल के 24 परगना में शाह का एक दौरा जुटाएगा 21 सीटों पर जीत? भारत माता के जय श्री राम। अमित शाह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता के। मतुआ समुदाय के जो वोटर्स हैं उनके दिल जीतने के लिए गृहमंत्री अमित शाह, जिनको भारतीय राजनीति में चाणक्य कहा जाता है, वो क्या कहते हैं वो देखने लायक होगा। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, छोटे स्तर के जिला स्तर के नेता है, वो कॉन्फिडेंट है। उनको यही लगता है कि इस बार जो मतुआ समुदाय के वोटर्स है, पिछले बार जो सिर्फ 7% वोट ही जहां से मिल पाई थी बीजेपी को, इस बार मतुआ समुदाय के वोटर्स जरूर बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं। ऐसा मानना है बीजेपी के कार्यकर्ता से छोटे बड़े नेताओं का। जहां बंगाल में ममता बनर्जी मचा रही हैं बाहरी बाहरी का शोर, वहां अमित शाह रचेंगे मतुआ समुदाय के चुनाव मत का जोर। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे पर सबसे विश्वसनीय और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दो साल पहले की पीएम मोदी की ये तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में मोदी ने मतुआ समुदाय की कुलमाता बीना पनी देवी का आशीर्वाद लिया था। ये वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार का था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल में मतुआ समुदाय की कितनी ज्यादा अहमियत है। और अब गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय के लोगों को फिर से साधने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं फिलहाल खड़ा हूं ठाकुर नगर पर, जो कि उत्तर 24 परगना जिला में है और ये मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। मतुआ समुदाय के जो वोटर्स हैं, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना समेत बंगाल के अलग अलग जिलों पर हैं और लगभग 21 सीटों पर मतुआ समुदाय के वोटर्स का दबदबा है। लेकिन यही है वो जगह ठाकुर नगर, जो कि मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है और ठाकुर बाड़ी भी यही है। और यहाँ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह एक बहुत अहम रैली को संबोधित करेंगे गुरुवार को। ये माना जाए ये जो मैदान है फिलहाल तो खाली है, लेकिन जब ये रैली शुरू होगी ये मैदान ही खचाखच भरा रहेगा। और इस बार ये माना जा रहा है कि मतुआ समुदाय के जो वोटर्स हैं इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वजह ये क्योंकि लगभग 60 लाख के करीब मतुआ समुदाय के वोटर्स बंगाल में हैं, 21 सीटों पर उनका कंट्रोल है। अमित शाह का कल बंगाल में एक दिन का दौरा है। इस दौरान वो कूचे बिहार से अपनी पार्टी की परिवर्तन यात्रा के रथ को रवाना करेंगे।
लेकिन इसके बाद वो उस ठाकुर नगर में बड़ी रैली करने वाले हैं जो मतुआ समुदाय का गढ़ है। ये जो यात्रा चली है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर समाप्त करने वाली। बांग्लादेश की सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर 24 परगना जिले का छोटा सा शहर है ठाकुर नगर। ठाकुर नगर में रहने वाले मतुआ समुदाय के लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार का CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून जल्दी लागू हो। ठाकुर नगर के अलावा मतुआ समुदाय नादिया और दक्षिण 24 परगना में भी रहता है, इसलिए ये समुदाय बंगाल की 21 विधानसभा सीटों पर हार जीत का फैसला तय करता है। 2019 में बीजेपी ने CAA कानून लाने का ऐलान किया था, जिससे मतुआ समुदाय का वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ा। और अब अमित शाह अपने इसी वादे को निभाने के लिए एक बार फिर मतुआ समुदाय के लोगों को भरोसा देने पहुंच रहे हैं। पिछले चुनाव में सारे समाज के लोग मतुआ समाज के साथ साथ हमारे साथ थे, तभी पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी मतों से यहाँ जीते हैं। अगले चुनाव में भी हमारे साथ हैं, फ्यूचर में भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के जो कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, एकमात्र भाजपा ही उसका विकास कर सकती है, विश्वास जीत सकती है, और दूसरा कोई पार्टी सिर्फ अपना विकास करती है और किसी का नहीं। मैं तो बोलूँगा कल के लिए इंतजार रखिए, माननीय गृह मंत्री जी का जो विषय रहेगा, ये कल आप लोग अच्छा न्यूज़ भी आप लोग बना सकते हैं, ये कल ही बताया जाएगा, सरप्राइज रहेगा। यहाँ आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो बंगाल में CAA कानून लागू नहीं होने देंगी, और इसलिए TMC नेता कह रहे हैं कि अमित शाह जो भी बोलेंगे वो तो जुमला निकलेगा। वो जो लोकसभा में जो वोट हुआ उसी टाइम ने उन लोगों के बताए थे कि हम लोग उनको सिटीजन देंगे निःशर्त में, कोई शर्त नहीं रहेंगे, तो वो लोग तो शर्त बन के दिया कि आवेदन करके लेना पड़ेंगे, तो वो लोग उसी टाइम में। तो इस बार इन लोगों को पता है, और हमारा जो डिमांड था हरि गुरुचाँद को लेकर यूनिवर्सिटी, फिर हमारा जो भगवान के हरि ठाकुर के नाम से हमको छुट्टी देना, उनका जो जन्मतिथि पे, तो माननीय मुख्यमंत्री एक बार ममता बनर्जी सब कर रहे हैं, फिर हरि गुरुचाँद के नाम पे स्टेडियम में हो रहा है उसके, और उन्होंने जो हमारा जो SC समुदाय है, ST SC OBC, उन्होंने जो काम कर रहे हैं, फिर घर घर में उनका जो उन्नयन है उसके साइड में, तो मतुआ समाज उनके साथ में रहेंगे, ये हम लोगों को पता है, क्योंकि राज्य का वोट है, और जो उन्होंने जो बात बोले थे उसके ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। मतुआ समुदाय 1947 के बाद से ही बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे उत्तर और दक्षिण 24 परगना के साथ नादिया में रहने लगा। पहले की लेफ्ट सरकार ने इस समुदाय को रहने की अनुमति दी थी, लेकिन जमीन के मालिक ये कभी नहीं बन पाए। इसके बाद मतुआ समुदाय की प्रमुख बुजुर्ग महिला बड़ो माँ का आशीर्वाद दीदी यानी ममता बनर्जी को मिला था। यहाँ तक कि इस परिवार के लोग ममता की पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े, लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी से मोह भंग होने लगा। ये पहले से ही गेम चेंजर था, क्योंकि जितने सारे दल अभी तक सत्ता में आए थे बंगाल में, सारे लोगों को मतुआ समाज का एक बहुत बड़ा प्रभाव था, और ये प्रभाव को दबा के रखे थे, क्योंकि ये समाज को अगर सामने लाएगा तो ये समाज का भी डिमांड होगा, तो ये इसलिए बहुत सारे जितने सारे सत्ता में आए सभी दबा के रखे थे। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है मतुआ समाज का वोट बैंक, तो इसके पाने के लिए सभी लड़ते हैं और लड़ेगा भी आगे जाके भी। मतुआ समुदाय ने बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भर भर कर वोट दिया था, लेकिन नागरिकता कानून अभी लागू नहीं हो पाया है, इसलिए बीजेपी के लिए भी इस समुदाय के वोट को फिर से बचाए रखने की थोड़ी तो चुनौती है। यही काम करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं। अमित शाह जी स्वागतम। गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये बहुत चैलेंजिंग तो जरूर होगा,
क्योंकि वो प्रॉमिस किया था मतुआ संप्रदाय को सिटीजनशिप देने के लिए। बट अभी जुलाई के बाद ही ये कानून लागू होगा। उसके पहले वो सभा करने के लिए जो चैलेंज लिया है, ये तो चैलेंजिंग होगा ही उनके लिए। और ये भी सच है, वो ये प्रॉमिस करेगा इलेक्शन के बाद सरकार फॉर्मेशन जब होगा उसके बाद वो ये सिटीजनशिप दे देंगे मतुआ संप्रदाय को। पिछले विधानसभा चुनाव में ये मतुआ समुदाय का मैजिक था कि 3 जिलों की 21 सीटों में से 19 पर टीएमसी ने ही कब्जा किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में रुख बदलते देखकर बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में भी तस्वीर बदलने की उम्मीद कर रही है। 2016 बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो मतुआ बहुल 21 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को लगभग 48% वोट मिली थी। वही बीजेपी को सिर्फ 7.91%। और कांग्रेस सीपीएम गठबंधन की बात करें तो उनकी झोली में लगभग 38% वोट गई थी। लेकिन पिछले 5 सालों में बंगाल की चुनावी समीकरण जो है पूरी तरह से बदल चुका है और इस बार बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो कॉन्फिडेंट है कि इस बार मतुआ समुदाय के जो वोटर्स हैं उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। और इसीलिए प्रचार रथ पर सवार होकर गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में होंगे। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी की इसी रथ यात्रा पर ऐसे तीखे निशाने साध रही है। ধর্মকে নিয়ে কোনো ধর্মকে নিয়ে কেউ অসম্মান করতে পারে না। ধর্মকে অসম্মান করা মানে আমার আত্মাকে অসম্মান করা। আমরা রথযাত্রাকে শ্রদ্ধা করি, আমরা রথকে ভালোবাসি, রথের পূর্ণভূমিতে আমরা বারবার যাই। আমাদের বাংলায় অনেক রথ হয়, রথের দিন পাঁপড় ভাজা, তেলে ভাজা, আপনারা জানেন, মেলা সবকিছু হয়। আর বিজেপির নেতারা একটা বড় বাস, সেই বড় বাসের মধ্যে একটা করে হোটেল বানিয়েছে এবং সেই হোটেলগুলোতে খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টাকার তো অভাব নেই। এমন একদিন ছিল যেদিন একটা বিড়ি দিনে 3 বার টানতো, একটা বিড়ি খাবার পয়সা ছিল না। আর এখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি 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 কোটি, কোনো কোটির সংখ্যা নেই। সব টাকা এখন সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে জানি না। চালন আজকে ছুঁচ হয়ে গেছে আর ছুঁচ আজকে চালন হয়ে গেছে। এই অবস্থা হয়ে গেছে তাদের বড় বড় কথা। আমরা পরিষ্কার বলি, साफ है कि कल का दिन भी बंगाल की सियासत में हंगामेदार होने जा रहा है। अमित शाह जी स्वागतम। योगेंद्र यादव ने खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर किसान रैली में हिंसा फैलाई है। अब मैं ओपनली कहता हूं, इस सारी साजिश में चाहे वो 26 जनवरी वाली हो चाहे 24 वाली हो, ये योगेंद्र यादव ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है। अगर आप इसे आज भी पकड़ लो, इसे आज भी पकड़ लो, उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी। कोई किसान आपका दुश्मन नहीं है, किसान देश के साथ है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान ने स्वराज मंच के प्रमुख योगेंद्र यादव पर जैसे गिरफ्तारी की तलवार लटका दी। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का आरोप है कि लाल किले पर हिंसा के पीछे योगेंद्र यादव का हाथ है और उनका संबंध तो खालिस्तानी समर्थकों से भी है। देखो, उसके पास ना जमीन है, ना ट्रैक्टर है, ना ट्राली है, ना टेंट है, ना तंबू है, ना डंडा है, ना झंडा है। वो एक आदमी उसका नहीं था तो वो लीड क्यों कर रहा था? क्यों, किस चीज के लिए? देखो, बोलना तो आता है ना, प्रेस में बात करनी आती है, मीडिया में बात करनी आती है। तो किसान बेचारे भोले भाले हैं, उन्होंने इसको आगे लगा लिया। लेकिन 26 के बाद आपको दिखा है ये कहाँ है? क्योंकि उस दिन आपने मुझसे बात करते हुए दीप सिद्धू पर आरोप लगाया था, कहा था खालिस्तानी एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। तो क्या योगेंद्र यादव भी उनके साथ मिले? 100%। ये सबसे बड़ी कड़ी है उसकी। वो तो दीप सिद्धू तो बहुत छोटे प्यादे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्यादा है इस, वो क्या कहते हैं, बिशी हुई है जो, इसका सबसे बड़ा प्यादा है वो योगेंद्र यादव है। प्रोफेसर से नेता बने योगेंद्र यादव पहले केजरीवाल के साथ थे, बाद में अलग होकर स्वराज इंडिया संगठन बनाया और आजकल कृषि कानून के खिलाफ किसानों के मंच पर खूब बयानबाजी कर रहे थे। अब उन पर सवाल उठे तो किसानों ने ही योगेंद्र यादव का बचाव किया। देखिए जी, ये कांग्रेस के स्पोक्समैन है, उनका ये ऐसा कोई होगा अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हम इसको नकारते हैं। योगेंद्र यादव जी हमारे एक यानी जय किसान आंदोलन की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है
किसी यानी ऐसे मतलब वो हमारे कुछ चीफ हैं कि उसके बाद हल हो जाएगा, या कोई ऐसे हैं ये यानी उनका अपना कोई राजनीतिक, जैसे हमको नक्सल बोला गया, हमको खालिस्तानी बोला गया, हमको किसी ने कुछ बोला, किसी ने आतंकवादी बोला, उसकी लड़ी में ही जैसे बीजेपी है उसकी लड़ी में ही कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। आप जोगेंद्र यादव जी को बोला है, काल को दर्शनपाल जी को बोलोगे, परसों हमारे यानी राज्यपाल जी को बोलेंगे। ये हम इसकी यानी कंडेम करते हैं। बिट्टू को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, गलत की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने ही सांसद रवनीत बिट्टू के साथ खड़ी नहीं दिख रही है और रवनीत के बयान से किनारा कर रही है। किस विषय को मद्देनजर उन्होंने बात रखे जानकारी नहीं है, मैं उनसे पता करूंगा, लेकिन इस तरीके की कोई तथ्य मेरे पास नहीं है फिलहाल, कुछ इसमें जानकारी भी नहीं है मेरे पास। यानी ये आपके पार्टी का स्टैंड नहीं है, ऐसा हम समझ सकते हैं? पार्टी का स्टैंड क्या हो सकता है? पार्टी का स्टैंड है किसान कानून जो है, काला कानून, इसको विरोध करना पार्टी का स्टैंड है। बाकी कहाँ से कौन कैसे क्या करते हैं इस विषय पे पार्टी का कोई स्टैंड अगर होते तो मुझे जरूर जानकारी देते। योगेंद्र यादव एक जमाने में केजरीवाल के सहयोगी रहे, बाद में खूब लड़ाई हुई और स्वराज इंडिया नाम की नई पार्टी बनाई। 2014 में योगेंद्र यादव लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं और जब से उनका नाम लाल किले की हिंसा में उछाला जा रहा है तब से वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन मोदी सरकार पर बयानबाजी जारी है। मैं जानता हूँ आंदोलन जीवी क्या होते हैं। एक होते हैं आंदोलन भोगी, एक होते हैं आंदोलन रोगी, आंदोलन जीवी। मोदी जी गर्व से कहता हूं आंदोलन जीवी। आपको दिखाते हैं तबाही का एक ऐसा वीडियो जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से जो सैलाब आया उसकी एक नई तस्वीर, एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें लोग जान बचाते भागते दिख रहे हैं और लोग आगे आगे भाग रहे हैं और सैलाब उनका पीछा कर रहा है। रविवार को जब उत्तराखंड में तबाही आई तो तस्वीर कैसी थी, उसे सबसे ताजा वीडियो से समझने की कोशिश कीजिए। आगे नदी का पानी कलकल करता हुआ हरे रंग का दिख रहा है और पीछे से शोर मचाता हुआ मटमैला पानी उसे अपने रंग में रंग देता है। पानी के इस शोर से तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये तस्वीरें विष्णु प्रयाग की हैं, जो कि तपोवन एनटीपीसी प्रोजेक्ट से करीब 20 किलोमीटर ऊपर है। और अब इन दो तस्वीरों के जरिए नदी के पानी के रंग को समझ लीजिए। पहली तस्वीर विष्णु प्रयाग में रविवार से पहले की है और दूसरी तस्वीर रविवार के बाद की। ग्लेशियर के टूटने के बाद नदी के रास्ते तबाही नीचे तक आई और फिर आते आते रास्ते में इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। विष्णु प्रयाग में ही कई पुल बह गए और भगवान विष्णु के मंदिर के गर्भगृह तक में मलबा भर गया। ये तस्वीरें देख लीजिए, पानी उतर चुका है और मलबा बाकी है। इसी रास्ते से पानी नीचे की ओर बढ़ा और फिर
तपोवन एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए और अब जो तस्वीर है उसमें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ ही नजर आती है। एनटीपीसी के जिस पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वहां की कुछ तस्वीरें एबीपी न्यूज को मिली हैं। ये तस्वीरें रविवार की तबाही से पहले की है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां कितना बड़ा काम चल रहा था। पावर प्रोजेक्ट पर बैराज के लिए सरिये और सीमेंट से मोटी दीवार खड़ी की गई थी। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कुदरत की बर्बादी से पहले यहाँ किस तरह का काम हो रहा था। लेकिन अब यहाँ सब कुछ मिट चुका है और यहाँ बैराज का कुछ हिस्सा ही दिख रहा है, बाकी सब मलबे के नीचे दबा है। आकलन के मुताबिक करीब 1500 करोड़ का नुकसान सिर्फ इसी पावर प्रोजेक्ट को हुआ है। उत्तराखंड में आई तबाही में कुछ लोगों ने मौत को मात दे दी, लेकिन कुछ अब भी हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। आज चौथे दिन भी सुरंग में सर्च ऑपरेशन जारी है और जिंदगी की तलाश की जा रही है। तपोवन की जिस सुरंग में मजदूर फंसे हैं उससे मलबा निकालने के लिए मशीन अंदर दाखिल हो रही है। अब अगले 20 सेकंड की तस्वीरों को ध्यान से देखिए। सेकंड बाद जेसीबी मशीन की रफ्तार पहले धीमी होती है और फिर एक पॉइंट पर आकर वो रुक जाती है। सामने मलबे का पहाड़ दिखाई दे रहा है और मलबे के इसी पहाड़ को पार करके 30 से ज्यादा जिंदगियों को बचाने की मुहिम चल रही है। आगे घुप अंधेरा है, सिवाय मलबे के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मलबा कितना ज्यादा है इसे आप इन दो तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर में सुरंग का वो हिस्सा है जहां से मलबा साफ किया जा चुका है, लेकिन 80 मीटर बाद सुरंग की हालत ये है। मलबे के पार कुछ देख पाना भी नामुमकिन है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कल से अब तक सुरंग में आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितना मलबा निकाला जाता है उतना ही वहां आकर फिर से जमा हो जाता है। 110 मीटर तक की हो रखी है एंड जितना खोजा जा रहा है, जितना हम एक्सकवेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मलबा वहाँ से आगे से आ रहा है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि वर्टिकल डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम ही है, पर वास्तविकता ये है कि जितना आप वहाँ पे उठा रहे हैं लोडर और एक्सकवेटर, उससे ज़्यादा मलबा वहीं पे आ रहा है। इसलिए आगे बढ़ने का डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन हमें वर्टिकल डिस्टेंस काफ़ी मिला है। मतलब वर्टिकली हमारा जो मलबा था काफ़ी कम हो गया है। सो देखते हैं आर्मी, ITBP, SDRF, NDRF सब लोग जो है कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कंबाइंड टीम्स काम कर रहे हैं। किसी भी हाल में रेस्क्यू टीम को जल्द से जल्द 180 मीटर तक पहुंचना है और इसके लिए लगातार नए तरीकों को भी आजमाया जा रहा है। मंगलवार रात को ITBP, NDRF, SDRF की ज्वाइंट टीम सुरंग के अंदर पहुंची थी। ड्रोन कैमरा और तमाम मशीनों के जरिए सुरंग के अंदर दाखिल होने के दूसरे तरीकों की भी तलाश की गई, लेकिन जहां तक मलबा साफ हुआ है, ड्रोन कैमरे भी 10 मीटर के बाद उसके आगे नहीं जा पा रहे। आज सुबह ABP न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह ने बताया कि मशीनों का काम रोककर कटिंग के औजार अंदर ले जाए गए हैं।
जो मलबा हटाने का काम था वो फिलहाल मशीनों के द्वारा रोका गया है, क्योंकि अब कटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो अंदर टनल में लेकर गए हैं आर्मी के पर्सनल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के, और कुछ पाइप से जो टनल ब्लॉकेज था उसको काटने की कोशिश जो है वो अब अंदर की जा रही है। और उसके बाद में एक बार फिर से जो तमाम मशीनें हैं वो मलबा हटाने का काम करेंगी, और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि 110 मीटर तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद में मैनुअली अब अंदर घुसने की कोशिश है, और इसी क्रम में, इसी कड़ी में जो तमाम पर्सनल्स हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या आईटीपी के हो, सभी लोग यहाँ पर साइट पर तैनात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है। हर पल भारी है। रात दिन मशीनें बिना रुके काम में लगी हुई हैं ताकि किसी तरह 180 मीटर तक पहुंचा जा सके। कल हमने मातृभूमि में आपको दिखाया था कि आखिर सारी चुनौती 180 मीटर तक पहुंचने की क्यों है। ये देखिए, यहाँ नदी बह रही है। नदी से सटी यहाँ पर वो सुरंग है जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनटीपीसी की सुरंग का काम गाद को निकालना है। ये सुरंग 3 मीटर चौड़ी है जिसमें बुलडोजर और जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। सुरंग की लंबाई 240 मीटर है। रेस्क्यू टीम को 180 मीटर तक पहुंचना है। 48 घंटे के ऑपरेशन के बाद 100 मीटर तक मलबा निकाला जा चुका है। कुछ फासला और तय करना है, लेकिन 180 का ही फासला इसलिए तय करना है क्योंकि यहाँ एक स्केप टनल है। 180 मीटर बाद इस सुरंग में यहाँ एक और सुरंग बनी हुई है। इस जगह पर 34 मजदूर काम कर रहे थे। माना जा रहा है कि जब अचानक सुरंग के भीतर पानी के साथ मलबा दाखिल हुआ होगा तो मजदूर इस स्केप सुरंग में दाखिल हो गए होंगे और यहीं तक पहुंचने की पूरी जद्दोजहद है। लेकिन सुरंग में 180 मीटर तक पहुंचने में सिर्फ मलबा ही अड़चन पैदा नहीं कर रहा। मलबे के साथ पहाड़ों से रिसने वाला पानी भी बहुत बड़ी चुनौती और खतरा दोनों बन गया है। रात भर चला है, जेसीबी चली है। चैलेंजिंग टास्क यही है कि मलबा जो डेब्रीज अंदर फंसा हुआ है अब वो ज़्यादा निकल के बाहर आ रहा है। अब जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं एनटीपीसी के वो ये कह रहे हैं कि अब थोड़ा रिस्की है, अंदर से पानी का बहुत तेज़ बहाव हो सकता है, तो आगे रहने किसी को अंदर जाने का उन्होंने अभी थोड़ा मना किया है। सिर्फ मशीन ही धीरे धीरे जाके जितना हो सके वो मलबा निकालेंगी। दरअसल सामान्य दिनों में जब एनटीपीसी के इस पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में खुदाई का काम चल रहा था तो हर रोज 2 बड़े पंपिंग सेट के जरिए लगभग 3000 लीटर पानी बाहर निकाला जाता था। ये वो पानी है जो पहाड़ों से रिसता है। पहाड़ों से पानी तो अब भी रिस रहा होगा, लेकिन ये पंपिंग सेट बंद है, यानी 3000 लीटर पानी सुरंग में हर रोज अब भी भर रहा है। और रविवार से लेकर बुधवार तक यानी आज तक की बात की जाए तो मलबे के साथ सुरंग में 12,000 लीटर पानी भी मौजूद होगा। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये पानी बड़ी चुनौती है क्योंकि आशंका है कि मलबा अचानक हटाने पर सुरंग में मौजूद पानी पूरे फोर्स के साथ बाहर आ सकता है। 3 दिन में गांव में मौजूद राशन खत्म हो चुका है और अब आईटीबीपी के जवान गांव वालों के लिए बन गए हैं भोजन के भगवान। इस हेलीकॉप्टर से उन लोगों के लिए राशन लाया जा रहा है जो कुदरत की आपदा की वजह से अपने गांव में ही कैद होकर रह गए हैं। लाटा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है और आईटीबीपी के जवानों की टीम तैयार हो जाती है। मानव चेन बनाकर जल्दी जल्दी से सारा सामान उतारा जाता है। इसके बाद जवानों की टीम राशन और बाकी जरूरी सामानों को कंधे पर उठाकर पहाड़ी रास्तों के जरिए जुगाजू गांव की ओर चल देती है, जो यहां से 7 किलोमीटर दूर है। 2 दिनों से उत्तराखंड के जोशीमठ के गांव में इसी तरह से राशन पहुंचाया जा रहा है। रविवार को जोशीमठ में तपोवन के पास तबाही हुई थी। आसपास के गांवों को जिला मुख्यालय और मुख्य सड़क से जोड़ने वाले कई पुल बह गए। नतीजा हुआ कि आसपास के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के सैकड़ों लोग गांव में ही कैद होकर रह गए। आईटीबीपी की 8वीं बटालियन के ये जवान गांव वालों के बीच भोजन के भगवान बनकर पहुंच रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तपोवन के रैणी गांव की तस्वीर है जो रविवार से ही पूरी तरह से कटा हुआ है। यहाँ एसडीआरएफ की टीम जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे इस पार से उस पार सामान पहुँचाने में जुटी है।
एसडीआरएफ की टीम जब ये तैयारी कर रही थी, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वरुण जैन वहां मौजूद थे। वरुण जैन बताएंगे इस ऑपरेशन की पूरी कहानी। कुछ इस तरीके से धौल गंगा में नीचे रस्सी बांधी गई है, जो कि ऊपर रैनी गांव है वहां से कनेक्ट है। और आप देख सकते हैं जो नीचे एसडीआरएफ के लोग हैं वो राशन लेकर पहुंचते हैं, और कुछ इस तरीके से रस्सी से राशन को ऊपर भेजा जा रहा है। रस्सी के जरिए जो राशन है वो खींचा जा रहा है। एक एक करके राशन को ऊपर पहुंचाया जाएगा और करीब 13 गांव के जो परिवार वाले हैं वो आएंगे और उधर सामने जो टीम एसडीआरएफ की उनसे राशन लेकर अपना घर चलाएंगे, क्योंकि फिलहाल 3 दिन बीत चुके हैं। घरों के अंदर जो राशन था वो खत्म होने लगा है और उसी को देखते हुए अब ये एक नया ऑल्टरनेट निकाला है और इस तरीके से रस्सी के जरिए गांव में राशन पहुंचाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर रक सिंह राणा इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। इसमें ये सामने वाले जो रैनी गांव है, इसमें कम से कम 30-35 परिवार हैं और फिर आगे भी गांव हैं। उधर का अभी संपर्क नहीं पाया। कोशिश कर रहे हैं कि पहले इधर का पर्याप्त मात्रा में हम आपदा राहत पहुंचा दें, उसके बाद उधर की हम कोशिश करेंगे पूरा जल्दी हम। रविवार को कुदरत ने इस इलाके में कहर बरपाया था। जिन्होंने भी उस मंजर को आंखों से देखा वो इसे ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। फिलहाल ऑपरेशन में लगे जवानों की कोशिश फंसे हुए लोगों को निकालने और गांव तक सुविधा पहुंचाने की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।